फिर से मैं हाजिर हूँ 14 फरवरी 2022 के इंपॉर्टेंट इवेंट्स के साथ। देखिए, आपको पता ही है कि 2-3 दिन के लिए मैं बिजी था बहुत ज़्यादा। मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिया था लास्ट करंट अफेयर्स की वीडियो में। तो आज मैं 14-15 फरवरी की करंट ये पीआईबी अपलोड कर रहा हूँ, साथ ही साथ 13 और 14 फरवरी की करंट अफेयर्स अपलोड कर रहा हूँ। जो आपका टेलीग्राम चैनल है उस पर मैंने पहले बता दिया है आपको कि टाइमिंग क्या है इसके अपलोड होने की। तो प्लीज़ अगर आपको नहीं पता है तो आप वहाँ से इन्फॉर्मेशन ग्रैब कर सकते हैं कि मैं किस दिन कौन सी वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। तो इस सैटरडे या संडे तक हम लोग रूटीन में आ जाएंगे। तो सिर्फ 3 दिन आप मैनेज कीजिएगा, उसके बाद हम लोग वापस रूटीन में आ जाएंगे। चलिए आज का पहला आर्टिकल देखते हैं। इंडिया के जीडीपी में एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट, इसका कंट्रीब्यूशन क्या है। देखिए 2019-20 के दौरान इंडिया की जीडीपी एट करेंट प्राइसेस, इसमें एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट जो प्रिंसिपल एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ हैं उनका 1.2% रहा है। अब प्रिंसिपल एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ क्या हैं, ये हैं जैसे आपका नॉन बासमती राइस, वीट हुआ, रॉ शुगर हुआ, रिफाइंड शुगर हुआ, सोया मिल हुआ, इनकी बात की जा रही है, या फिर बुफेलो मीट हुआ, इन सब की बात की जा रही है। 2020-21 के दौरान कोविड-19 पैंडेमिक चल रहा था, तो हमारा जो एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट था वो 22.8% ग्रोथ कर गया, 22.8%। तो इंडिया के जीडीपी में एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट का पार्ट कितना हो गया, 1.6%। अब ये एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट ऐसे ही नहीं बढ़ गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कई सारे इनिशिएटिव रन कर रही है, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग जो आपकी इंडस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्री, इसकी स्कीम है प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना 2016-17 में लॉन्च की थी। आपको पता ही है कि जो फूड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं उनको मॉडर्नाइज करने के लिए, सेटिंग करने के लिए, नए फूड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करने के लिए, अपग्रेड करने के लिए सपोर्ट प्रोवाइड करना। तो आपने मेगा फूड पार्क पढ़े हैं ना, 42 इस्टेब्लिश होने हैं, वो प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के तहत ही इस्टेब्लिश होने हैं। उसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्री की एक और स्कीम है PMFME स्कीम, प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेस। इसमें 2 लाख माइक्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट सेटअप करने हैं, और इनको सेटअप करने के लिए PMFME स्कीम के तहत फिनेंशियल, टेक्निकल और बिजनेस सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा। तो PMFME स्कीम माइक्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स के लिए है, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना मेगा फूड पार्क के लिए है। PMFME स्कीम 5 वर्ष के लिए 2020-21 से लेके 24-25 तक के लिए 10,000 करोड़ का आउटले है। इंडिया में हाल ही में एक स्टडी पब्लिश हुई, उसमें बताया गया है कि हार्वेस्ट एंड पोस्ट हार्वेस्ट जो लॉसेस हैं मेजर सीरियल्स के, वो 4.65% से 5.99% हैं। टोटल की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमें फ्रूट्स का पता होना चाहिए, हॉर्टिकल्चर के रिलेटेड एक्टिविटीज़ का, कि इंडिया में जो हार्वेस्ट एंड पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस हैं फ्रूट सेक्टर्स में, ये 15.88% तक जाते हैं। और माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेज अगर आप सेटअप करते हैं तो ये हार्वेस्ट एंड पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस आपके कम हो जाएंगे। PMFME स्कीम जून 2020 में लॉन्च की गई आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत। अभी 35 स्टेट्स एंड यूटीज़ में इंप्लीमेंट की जा रही है। PMFME स्कीम का जो पीरियड है वो 5 वर्ष का है, 2020-21 से 24-25 तक। 10,000 करोड़ रुपए का आउटले है। 60:40 रेशियो आपको पता ही है किसके लिए होता है, 90:10 रेशियो हिमालयन या नॉर्थ ईस्ट स्टेट के लिए है। इंडिया का जो स्टेटस है फूड इंडस्ट्री का, ये क्या है, फूड एंड ग्रोसरी मार्केट इंडिया की जो है 6 लार्जेस्ट मार्केट है। टोटल सेल्स में जो इंडिया की टोटल सेल्स होती है उसमें फूड एंड ग्रोसरी मार्केट 70% कॉन्ट्रीब्यूट करता है। अगर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की बात की जाए तो इंडिया का जो टोटल फूड मार्केट है उसमें 32% रेशियो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ का है। बाकी कंजप्शन में, एक्सपोर्ट में ये 5वें नंबर पे आता है इंडिया से जो भी होता है। तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2 मेजर स्कीम के साथ इस पर फोकस कर रही, जो आपने अभी पढ़ी हैं। फिर नेशनल स्कीम ऑफ वेलफेयर ऑफ फिशरमैन, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज की स्कीम है, देख लेते हैं। देखिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, ब्लू रिवोल्यूशन इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ फिशरीज, ये एक अम्ब्रेला स्कीम है एक तरह से मान लीजिए। ब्लू रिवोल्यूशन स्कीम 5 वर्ष के लिए इंप्लीमेंट की जा रही, 2015-16 से 19-20 के लिए। इसी का एक कंपोनेंट है नेशनल स्कीम ऑफ वेलफेयर ऑफ फिशरमैन। किसका स्कीम कंपोनेंट है ये, ब्लू रिवोल्यूशन का कंपोनेंट है नेशनल स्कीम ऑफ वेलफेयर ऑफ फिशरमैन। हालांकि ये स्कीम जो है 31 मार्च 2020 को समाप्त हो चुकी है। उसके बाद ये प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना लॉन्च कर दी गई। एक तरह से इसको रिप्लेस किया है नेशनल स्कीम ऑफ वेलफेयर ऑफ फिशरमैन को। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना देखिए ब्लू रिवोल्यूशन को टारगेट करती है सस्टेनेबल एंड रिस्पॉन्सिबल डेवलपमेंट के द्वारा
ताकि फिशरीज सेक्टर का सस्टेनेबल एंड रिस्पॉन्सिबल डेवलपमेंट हो सके। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना अभी तक हाईएस्ट एवर इन्वेस्टमेंट हुआ है फिशरीज सेक्टर में 20,050 करोड़ का 5 वर्ष के लिए हुआ है 2020-21 से 24-25 तक के लिए सभी स्टेट एंड यूटीज के लिए। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना इंटर एलाई स्कीम है, इसमें वेलफेयर प्रोविज़न भी हैं, उनके लिए एक्टिविटीज़ भी हैं। पहला वेलफेयर प्रोविज़न क्या है, लाइवलीहुड एंड न्यूट्रिशनल सपोर्ट दिया जाएगा सोशियो इकोनॉमिकली बैकवर्ड एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व ट्रेडिशनल जो फिशरमैन हैं या उनकी फैमिलीज़ हैं। इसमें क्या होगा, पर फिशर्स 4500 रुपये का प्रावधान किया गया है पर फिशर्स के लिए, जिसमें 3000 रुपीज़ जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड करेगी और 1500 जो रुपीज़ हैं वो क्या होगा, फिशर्स प्रोवाइड किए जाएंगे फिशरमैन को। 3 महीने तक दिए जाएंगे ये 4500 रुपये। अगर आपके फिशिंग पर बैन लगता है या लीन पीरियड होता है उस दौरान, तो 3 महीने का ये आपको 4500 रुपये का अलग से टारगेट रखा गया है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत। ये पहली बार इन्फॉर्मेशन हमें मिली है, ठीक है। इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का शेयर 3000 रुपीज़ रहेगा, इतना याद रखिएगा। फिर इंश्योरेंस दिया जाएगा फिशरीज सेक्टर को। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना 10 सितंबर 2020 को लॉन्च की गई, 2019-20 के बजट में अनाउंस की गई थी। पर्पज़ क्या था, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत जो फिशरीज़ का प्रोडक्शन है इसको 70 लाख टन पर एनम से इंक्रीज़ करना था और जो एक्सपोर्ट से अर्निंग है 2024-25 तक 1 लाख करोड़ तक बढ़ानी है। उसके अलावा फिशर्स एंड फिश फार्मर्स की इनकम को डबल करना है 2024-25 तक। पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को 20-25 जो % होता है अभी 10% लाना है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत जो एडिशनल एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है वो 55 लाख के आसपास है, जो डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट तरीके से होगा। तो ये हमारा फिशरी सेक्टर था। उसके अलावा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत जो बजट या फिर टाइम पीरियड है वो आप यहाँ पढ़ सकते हैं, 5 वर्षों का टाइम पीरियड है, 20,050 करोड़ का बजट है। हाईएस्ट एवर इन्वेस्टमेंट है फिशरीज सेक्टर में। बाकी ये आपको नहीं पूछा जाएगा, ये आप छोड़ दीजिएगा। देखिए एग्रो फॉरेस्ट्री और हॉर्टिकल्चर को प्रमोट करने के लिए क्या किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा। सबमिशन ऑन एग्रो फॉरेस्ट्री, जिसको आप हर मेड़ पर पेड़ कहते हैं, ये स्कीम 2016-17 में लॉन्च की थी। ट्री प्लांटेशन को बढ़ावा देने के लिए जो फार्म लैंड होती है, आप यहाँ पे देख लीजिए, जैसे ये फार्म लैंड है, ये बीच में ट्री प्लांटेशन किया गया है, या इधर साइड में आप देख पा रहे होंगे ट्री प्लांटेशन किया गया है। तो हर मेड़ पर पेड़, 2 खेतों के बीच में जो रास्ता होता है उसको मेड़ कहते हैं मेरे ख्याल से, ठीक है। तो आप हर मेड़ पर पेड़, सबमिशन ऑन एग्रो फॉरेस्ट्री। अभी ये 23 स्टेट्स एंड यूटीज़ में इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, इंक्लूडिंग महाराष्ट्र की बात की गई खास करके इसलिए। इससे फार्मर्स एडिशनल इनकम जनरेट कर सकते हैं। सपोज करिए आपका अमरूद का पेड़ लगा दिया, तो आप कल्टीवेशन तो कर ही रहे हैं लैंड पे, और जो मेड़ जहाँ पर आप कल्टीवेशन नहीं करते हैं उसको आपने पेड़ के तौर पे यूज़ कर लिया, तो वहाँ पे आपकी अमरूद की फसल हो रही है। इससे आपको फ़ायदा होता है। छोटे पेड़ लगाएंगे तो इससे क्या होगा, जो प्रकाश संश्लेषण है वो होता रहेगा। अगर बड़े पेड़ लगा देंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी आपको। तो छोटे पेड़ ही लगाने, ये नहीं कि बड़े पेड़ आपकी फसल का लॉस हो जाए। हर मेड़ पर पेड़ यानी जो सबमिशन ऑन एग्रो फॉरेस्ट्री है, इसमें स्टेट गवर्नमेंट्स को सपोर्ट दिया जाता है नर्सरी डेवलपमेंट के लिए, प्लांटेशन के लिए, ब्लॉक प्लांटेशन के लिए, सभी के लिए, ठीक है। इसके अलावा एक मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर स्कीम चल रही, MIDH स्कीम चल रही 2014-15 से। ये हॉर्टिकल्चर सेक्टर के हॉलिस्टिक ग्रोथ पर फोकस करती है। MIDH स्कीम प्लांटेशन हुआ, वेजिटेबल्स हुआ, रूट हुआ, ट्यूबर क्रॉप्स हुआ, इन सभी पर फोकस करती है। हॉर्टिकल्चर में आपका मशरूम भी आता है, उस पर भी फोकस किया जाता है MIDH स्कीम के तहत। MIDH स्कीम मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर की स्कीम है। MIDH स्कीम के लिए 2021-22 में 2250 करोड़ रुपए दिए गए हैं। हॉर्टिकल्चर प्लांट एग्रीकल्चर का एक पार्ट है। इंडिया में जो हॉर्टिकल्चर के पितामह हैं, फादर ऑफ इंडियन हॉर्टिकल्चर, MH मरीगौड़ा को कहा जाता है, MH मरीगौड़ा। हॉर्टिकल्चर गार्डन क्रॉप्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ऑर्नामेंटल प्लांट्स से रिलेटेड होती है। नोडल मिनिस्ट्री क्या है MIDH स्कीम की, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। 2014-15 से इंप्लीमेंट किया जा रहा है। MIDH स्कीम में 60:40 के अलावा 90:10 का रेशियो होता है, जो कि हमारे लिए इतना खास नहीं है। नेक्स्ट है एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन के लिए हम लोग मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ कर रहे हैं, देखते हैं। एग्रीकल्चर एक स्टेट सब्जेक्ट है। स्टेट सब्जेक्ट मतलब जो आपकी 7th शेड्यूल है आपकी संविधान में, उसमें 3 है ना, कॉन्करेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट और सेंट्रल लिस्ट। एग्रीकल्चर उसमें से आपका स्टेट लिस्ट है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सपोर्ट करती है। अब स्टेट लिस्ट है, इसका मतलब ये नहीं केंद्र सरकार सपोर्ट ही नहीं कर सकती। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करती है, सपोर्ट करती है कई सारे
सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में सेंट्रल सेक्टर स्कीम के द्वारा, ताकि मॉडर्न एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज़ को प्रमोट किया सके स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स के बीच में, जो कि रिस्पॉन्सिबल है इंडिया में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मास मीडिया कैंपेन रन करती है। उसके अलावा किसान कॉल सेंटर स्थापित किए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। समम स्कीम इम्प्लीमेंट की जा रही है, सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन। इनके द्वारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फोकस करती है कि इंडियन एग्रीकल्चर का मॉडर्नाइजेशन किया सके। फिर KVK कृषि विज्ञान केंद्र ICAR द्वारा 729 कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित किए जा चुके हैं। ये आपको नई टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं। नई नई क्या चीज़ें आ रही कृषि विज्ञान केंद्र में, आप जाके उनका एनालिसिस कर सकते हैं, उनके विषय में लर्न कर सकते हैं और उनको आप अप्लाई कर सकते हैं एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन के लिए। कृषि विज्ञान केंद्र देखिए, इंडिया में पहला कृषि विज्ञान केंद्र 1974 में पौंडीचेरी में ओपन किया गया था, तमिलनाडु एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी के तहत, जो कि कोयम्बटूर में स्थित है। पौंडीचेरी में भले हुआ था, लेकिन पौंडीचेरी संबद्ध किससे था? ये तमिलनाडु एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी से। KVK जो ये सैंक्शन किए जाते हैं एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ को, ICAR इंस्टीट्यूट को, ठीक है। पर्पज़ यही है कृषि विज्ञान केंद्र का, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ को प्रमोट करना, फार्मर्स को ट्रेंड करना कि ये कैसे मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ कर सकते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र 100% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा वित्त पोषित हो सकते हैं। इनका भी टारगेट यही है कि जल्दी से जल्दी नियर फ्यूचर में फार्मर्स की इनकम को डबल किया है। अब यहाँ पर नेशनल रेल प्लान देख लीजिए, 2030 तक के लिए लॉन्च किया गया है। इंडियन रेलवे ने 2030 तक के लिए नेशनल रेल प्लान जो है प्रिपेयर किया है इंडिया के लिए। देखिए 2030 तक फ्यूचर रेडी रेलवेज़ इसको बना दिया जाएगा। और ये जो प्लान है वो किस बात पे बेस है? इंडियन रेलवे की ऑपरेशनल कैपेसिटी और कॉमर्शियल पॉलिसी पर बेस्ड है। साथ ही साथ जो फ्रेट में इंडियन रेलवेज़ का शेयर है उसको 45% तक बढ़ाना है। उसके अलावा गवर्नमेंट प्लान मतलब कि क्या फोकस कर रही है रेलवे प्लान में? कैपेसिटी को जो है डिमांड से ज़्यादा बनाना है। यानी आप सोचिए, एक एक जनरल डिब्बे में कितने लोग घुसे रहते हैं, कैपेसिटी नहीं है लेकिन डिमांड ज़्यादा है। अब इनका प्लान है 2050 तक कैपेसिटी को हाई करना है, डिमांड को कम करना है। डिमांड मतलब कैपेसिटी को हाई करना है, डिमांड तो उतनी रहेगी खैर फिर भी, क्योंकि जनसंख्या इतनी तेज़ी से नहीं बढ़ रही है और या आने वाले फ्यूचर में कम ही होने वाली जनसंख्या, तो कैपेसिटी आप बढ़ाइए बस, डिमांड अपने आप स्थिर रहेगी। बाकी यहाँ पे देख लीजिए, जो मॉडल शेयर है रेलवेज़ का फ्रेट ट्रैफिक में, उसको 45% तक करना है और कंटिन्यू उसको इतना ही बना के रहना है। इंडियन रेलवे जो है हमारे देश का ग्रोथ इंजन है, एक तरह से आप समझ सकते हैं। ये नेशनल रेल प्लान है, इसके ऑब्जेक्टिव आप पढ़ लीजिए। जो फ्रेट में रेलवे का किरदार है उसको 45% करना है। मॉडर्न रेलवे प्लान जो आपका आया है नेशनल रेल प्लान, इसमें स्ट्रेटजीज बनानी है जो कि ऑपरेशनल कैपेसिटी और कॉमर्शियल पॉलिसी पर आधारित होंगी। जो ट्रांजिट टाइम है फ्रेट का उसको कम करना है और फ्रेट ट्रेन की स्पीड को 50 किलोमीटर प्रति आवर तक करना है 2030 तक। नेशनल रेल प्लान के तहत विजन 24 भी लॉन्च किया गया था। इसमें 2024 तक 100% इलेक्ट्रिफिकेशन को अडॉप्ट करना है, प्रोवाइड करना है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को आइडेंटिफाई करना है और हाई स्पीड रेल कॉरिडोर को क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है। यहाँ पर देख लीजिए, वैगन रिक्वायरमेंट जो फ्रेट्स के लिए हैं, स्टॉक रिक्वायरमेंट जो हैं उनको असेस करना है, देखना है कि कितनी स्टॉक रिक्वायरमेंट है, कितनी वैगन रिक्वायरमेंट है, ये सभी के लिए। इवन पैसेंजर ट्रैफिक भी इसमें इंक्लूड है। लोकोमोटिव रिक्वायरमेंट टू इन सब्जेक्ट, यानी 100% इलेक्ट्रिफिकेशन जो हो रहा है ग्रीन एनर्जी के लिए। और उसके अलावा जो मॉडल सेल फ्रेट का है उसमें 45% करना है। तो लोकोमोटिव रिक्वायरमेंट, इंजनों की रिक्वायरमेंट कितनी पड़ेगी फ्रेट के लिए, ग्रीन एनर्जी के लिए, अलग अलग देखी जा रही, ठीक है। बाद में APMC की बात की गई है कि APMC को रूरल हार्ट्स में कन्वर्ट कर दिया है। देखिए, जो मनरेगा के तहत फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर फैसिलिटी बनाई गई हैं, उनमें से 1351 को विलेज हार्ट के तौर पर डेवलप किया गया है और अभी 1632 ऐसे हैं जो विलेज हार्ट के तौर पर डेवलप किए जा रहे हैं। 31 मार्च 2020 तक जो APMCs हैं, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी इंडिया में, उसमें 6845 APMC हैं 31 मार्च 2045 तक। ये क्या करती हैं? APMCs का काम क्या है? फार्मर एंड मार्केट लिंकेज को बेहतर करना, फेयर प्राइस प्रोवाइड करना फार्मर्स को। ये जो नॉन रेगुलेटेड होलसेल मार्केट है इसको रेगुलेटेड मार्केट की तर्ज पर ऑपरेट करना APMC द्वारा। रेगुलेटेड मार्केट में क्या होता है?
टाइम पे फार्मर्स को पैसा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, इन सब चीज़ों का ध्यान दिया जाता है। ठीक है, कौन सा फार्मर रजिस्टर्ड हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन अनरेगुलेटेड में ये सब नहीं हो पाता है, लेकिन एपीएमसी का काम यही करना है। 18 राज्यों और 3 यूटी से डिमांड आई थी कि 1000 एपीएमसीज को ई नैम प्लेटफॉर्म से जोड़ दिया है, जो कि लास्ट बजट में बोला भी गया था कि 1000 एपीएमसीज को ई नैम पोर्टल से जोड़ना है। 9 फरवरी 2022 तक 1.72 करोड़ फार्मर्स एंड 2.16 लाख ट्रेडर्स को ई नैम प्लेटफॉर्म से जोड़ा जा चुका है। जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस ट्रेड है वो ई नैम पोर्टल के द्वारा 1.74 लाख करोड़ तक होता है। ई नैम जैसे नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट, इसको प्रधानमंत्री मोदी द्वारा अप्रैल 2016 में लॉन्च किया था। ई नैम ई ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट का। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 में पास हुआ। 100 दिनों की जो है गारंटी प्रोवाइड की जाती है आपको रोजगार की प्रत्येक फिनेंशियल ईयर में। बाकी ये एक्ट 2005 में पास हो गया था, 2006 में स्कीम थोड़े से भारत में यानी कुछ राज्यों में इंप्लीमेंट की गई, 2008 से पूरे भारत में। ये 100 दिनों के रोजगार की गारंटी देता है रूरल हाउस होल्ड को, लेकिन SC ST कम्युनिटीज़ के लिए नॉन एग्रीकल्चरल सीरीज में 150 डेज की गारंटी देता है। जो इंटायर इम्प्लीमेंटेशन है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एम्प्लॉयमेंट का है। 1/3 जो वर्क फोर्स है वो वुमेन होनी चाहिए। जो आपको काम है वो 5 किलोमीटर की रेडियस में मिलना चाहिए। 5 किलोमीटर से ऊपर है तो आपको वेज अलाउंस एक्स्ट्रा मिलेगा, जो कि स्टेट गवर्नमेंट द्वारा पे किया जाएगा। 15 डेज में अगर आपको जॉब नहीं दी जाती, यानी आपने काम मांगा और 15 दिन में नहीं दी गई, तो 15 दिन के बाद आपको क्या दिएगा, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस दिएगा स्टेट गवर्नमेंट द्वारा। राइट टू गेट एम्प्लॉयमेंट, देखिए राइट टू एम्प्लॉयमेंट है आपका मनरेगा। ग्राम सभा प्रिंसिपल फोरम है, ये सोशल ऑडिट भी करती है, और कोई भी डिमांड हो अगर वेज सीकर्स की तो ग्राम सभा के द्वारा रेज की जाती है। तो ये आर्टिकल्स थे। अभी शाम को आपकी 15 फरवरी की भी वीडियो अपलोड हो जाएगी। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय हिंद।